स्टूडेंट्स, आज हम संधारित्र और परावैद्युत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने धारिता के बारे में डिस्कस किया था। इसी चैप्टर में मैंने आपसे पहले कहा था कि सेकंड चैप्टर जो है उसमें दो पार्ट हमने करे, एक तो स्थिर वैद्युत विभव और दूसरा धारिता, और उसमें धारिता में भी संधारित्र और परावैद्युत। और स्थिर वैद्युत विभव को हमने दो पार्टों में किया था, धारिता वाले टॉपिक को भी हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। पिछले वीडियो में इस संधारित्र और परावैद्युत का जो पहला पार्ट है उसमें हमने किसी चालक की धारिता क्या होती है, धारिता कैसे निकालते हैं, जब दो चालकों को हम जोड़ते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार होता है, आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, इन सब बातों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी में अगले टॉपिक संधारित्र के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संधारित्र क्या है। देखिए, किसी भी चालक की धारिता निश्चित है। जैसे आपको यदि हम किसी गोलीय चालक की धारिता की बात करें तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर, हमने पिछला भी वीडियो में फॉर्मूला प्रूफ किया था कि किसी गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, तो उसकी धारिता निश्चित है। अब क्योंकि C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निश्चित है, त्रिज्या का मान जैसे जैसे आप त्रिज्या का मान लगाएंगे धारिता आ दी जाएगी। तो हर चालक की एक धारिता निश्चित होती है। लेकिन हम कह रहे हैं संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है। तो हम एक ऐसा कोई समायोजन करें जिसमें हम किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकें, उस धारिता को बढ़ा सकें बिना उस चालक में कोई परिवर्तन किए, तो उस समायोजन को हम कहते हैं संधारित्र। अर्थात संधारित्र की बात कर रहे हैं तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम किसी चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप जैसे यदि आपके पास 500 लीटर की टंकी है तो उसकी कैपेसिटी निश्चित है कि 500 लीटर ही उसमें पानी आएगा। हमने कहा एक ऐसा कोई आप जुगाड़ करें जिससे उसकी धारिता बढ़ जाए, उसमें 500 से ज़्यादा पानी आ जाए। अब सिंपल सी बात है, यदि आप सोचें कि 500 लीटर की यदि टंकी है तो 500 लीटर ही तो पानी आएगा। लेकिन यहाँ पर यदि ये 500 लीटर की टंकी है, हमने कहा इसके बराबर में एक दूसरी टंकी और लगा दें, एक दूसरी टंकी। इस टंकी में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, बस नीचे से इसको जोड़ दें। इसको ये 500 लीटर की है, ये भी 500 लीटर की है, दोनों 500 लीटर की टंकी थी। इसमें अब यदि हम इसमें पानी भरें तो ये टंकी कितने लीटर पर जाके फुल होगी, 1000 लीटर पर, क्योंकि अब ये दोनों टंकी एक साथ भरेंगी। तो यहां पर हमने इसकी धारिता को, इस टंकी की धारिता को हम कह सकते हैं इस प्रकार से हमने बढ़ा दिया। इसमें टंकी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसी प्रकार कोई ऐसा चालक हो जिसकी हम धारिता बढ़ा सकें, मतलब किसी भी चालक की यदि हम धारिता बढ़ाएं, कोई ऐसा समायोजन करें उस चालक के आकार में कोई परिवर्तन किए बिना, तो हम उस समायोजन को संधारित्र कहते हैं। और यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो तो उस चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V, चालक की धारिता है। लेकिन अब उस समायोजन को आपने संधारित्र कहा, कैपेसिटर। लेकिन वास्तव में जैसे एक प्लेट है, इस प्लेट के बराबर में हम कोई दूसरी प्लेट रखें, यदि इस प्लेट को हम प्लस आवेश दें तो यह आवेश इसके तल पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस पर आवेश का जाना रुक जाएगा। अब हम इस पर आवेश की, और अब यदि इसको हम नहीं रखें, इस प्लेट को नहीं रखें, तो ये प्लेट की धारिता निश्चित होगी कि इस पर इतना आवेश आ सकता है। एक निश्चित मात्रा के बाद इस प्लेट पर आवेश का आना रुक जाएगा। अब हम चाहते हैं इस पर और आवेश को संचित कर सकें, यानी और आवेश दिया जा सके।
लेकिन इसके आकार में कोई परिवर्तन ना करें, बिना इसके आकार में कोई परिवर्तन किए बिना इस पर और अधिक आवेश को संचित कर सकें हम। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके बराबर में एक दूसरा चालक रख दिया। ये दूसरा चालक क्या करेगा, इस दूसरा चालक प्रेरण द्वारा इस धन आवेश के अंदर वाली प्लेट पर, धन आवेश के सामने जो दूसरी प्लेट होगी उसकी भीतरी सतह पर उतना ही ऋण आवेश आ जाएगा और बाहरी सतह पर उतना ही धन आवेश आ जाएगा। चूंकि ये ऋण आवेश इस प्लेट के धनावेश से अधिक समीप है, ये तो पीछे है धनावेश, तो इस ऋण आवेश का प्रभाव ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो ये धन आवेश ये ऋण आवेश इस धनावेश को आकर्षित करेगा, अपने आकर्षण बल से बांधेगा, जिसके कारण इस धनावेश का आने वाले आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा और इस पर फिर हम और अधिक आवेश दे सकते हैं। तो इस पर आवेश की मात्रा और अधिक बढ़ाई जा सकती है। यदि हम इसकी दूसरी प्लेट की बाहर वाली सतह को पृथ्वी से जोड़ दें तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के बाहरी सतह के धन आवेश को निरावेशित कर देंगे और इस प्लेट पर केवल ऋण आवेश ही रह जाएगा, जिसके कारण अब इसका प्रभाव और अधिक इस प्लेट के धनावेश पर पड़ेगा, जिसके कारण इस प्लेट पर हम और अधिक आवेश दे सकते हैं। इस प्लेट पर आवेश की और अधिक मात्रा संचित की जा सकती है। तो देखिए यहां पर हमने इस प्लेट के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए इस पर आवेश की मात्रा को और अधिक संचित कर दिया। तो इस समायोजन को हम संधारित्र कहेंगे। तो संधारित्र वास्तव में दो चालकों का युग्म होता है, पेयर होगा, उसमें दो चालक होंगे। तो संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा युग्म होता है जिसमें उन प्लेटों पर बराबर और विपरीत आवेश होगा। यदि एक पर पॉजिटिव आवेश होगा तो दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। सही है। तो इस प्रकार से संधारित्र दो चालकों का युग्म होता है। अब ये प्लेटें की आकृति कुछ भी हो सकती है, जैसे उनके आधार पर इन संधारित्र का हम नाम भी रखते हैं कि भाई यदि दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं तो इसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। यदि दो गोले एक दूसरे के अंदर हैं, सही है, तो ये एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहे, तब ये भी एक संधारित्र का काम करेंगे और इसे हम कहते हैं गोलीय संधारित्र। अब ये देखेंगे कि संधारित्र की जो धारिता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब देखिए जो संधारित्र होते हैं, संधारित्र की धारिता तीन मुख्य बातों पर निर्भर करती है। पहला, प्लेटों के क्षेत्रफल पर एरिया जितना ज्यादा होगा प्लेट का, उस संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। या ये कह लें यदि हम समांतर प्लेट ही लें कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसके क्षेत्रफल के प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर तो संधारित्र की धारिता उन प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और तीसरा, प्लेटों के
बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करती है और संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। परावैद्युतांक जितना अधिक होगा उस समांतर प्लेट या कोई भी संधारित्र हो उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो अब यहाँ पर अब हम समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में आगे देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या है उसे निकालेंगे। अब देखिए हेडिंग हमारी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र आपको मालूम है दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होंगी। तो ये दो प्लेटें x और y हमने मान ली, माना दो समांतर प्लेटें x और y जिनके बीच की दूरी स्मॉल d तथा इनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और इनके बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक, इनके बीच में जो माध्यम है उस माध्यम का परावैद्युतांक K है। जब प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाएगा, जब प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो इसको प्लस Q आवेश दिया हमने, तब प्रेरण द्वारा प्लेट Y की भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा तथा इस बाहरी सतह का जो प्लस Q आवेश है, बाहरी सतह का प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अब देखिएगा इनके बीच प्रत्येक जो प्लेट है इसका एरिया A है और प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q है, इस पर प्लस Q है और इस पर माइनस Q है। तो माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर आपको मालूम होगा Q अपॉन A। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। अब लिखेंगे, मैं एक बार इसकी जो लैंग्वेज है उसको मैं बोल दे रहा हूं, अब समझिएगा कि माना समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें X और Y जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A और इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक K है। जब प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा प्लेट Y की भीतरी तल पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है और बाहरी तल का प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। ये तो इस डायग्राम के बारे में थी। अब इसके बाद हम कहेंगे कि माना हर प्लेट पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, तब प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। जो फॉर्मूला है प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इसका डेरिवेशन फर्स्ट चैप्टर में है। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तब हम लिख दें कि यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो तो E बराबर होता है V अपॉन D।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो V बराबर E इंटू डी, ये समीकरण 1 यदि हम लिख दें और फिर लिख देंगे समीकरण 1 से E का मान रखने पर, जब यहां पर हम E का मान रखेंगे तो V बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा की वैल्यू आपको मालूम है सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो हम यहां लिख सकते हैं V बराबर सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, Q अपॉन A, सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A डी एप्सिलॉन नॉट। अतः इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V, Q अपॉन V की वैल्यू Q डी अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट गया, C बराबर के A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है। अब यदि इन प्लेटों के बीच में वायु हो, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु हो, तब वायु के लिए K की वैल्यू 1 होती है। जब K की वैल्यू 1 होगी तब धारिता, हम इसको C0 से प्रदर्शित करें तो C0 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये वायु में आ गई, माध्यम में आ गई। अब यदि हम इस C में C0 से डिवाइड करें, जब C में C0 से डिवाइड किया जाएगा क्या बचेगा K, तब C बराबर K इंटू C0। अर्थात यदि प्लेटों के बीच माध्यम हो तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वायु की धारिता की K गुनी होगी। या ये कह लें कि माध्यम भरे होने पर धारिता और वायु में धारिताओं का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। अब अगला जो टॉपिक है उसमें यहां पर तो जो माध्यम था हमारा समांतर प्लेट संधारित्र में वो पूरी प्लेट में था। अगला जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। यानी पूरी प्लेटों के बीच में नहीं है, आंशिक रूप से। जैसे ये दो प्लेटें हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, X और Y, इनके बीच की दूरी स्मॉल d, इसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हुई है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी जिसकी मोटाई है T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है जिसका परावैद्युतांक है K। अब देखिए तो X और Y समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A और इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। कि माना एक T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी जिसका परावैद्युतांक K है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में रखी है। तब देखिए आप इन प्लेटों के बीच में T मोटाई में तो हो गई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी, तो वायु जो बची, वायु इस दूरी में और इस दूरी में है। T मोटाई में तो हो गई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी और इस पूरे में से ये T मोटाई को हटा दें, D में से इस T को हटा दें, क्या बचेगा D माइनस T। तो T मोटाई में तो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी और D माइनस T दूरी में वायु होगा। तब जब इस प्लस प्लेट को हम प्लस Q आवेश देंगे
तो वाई प्लेट की भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा और बाहरी सतह का जो प्लस क्यू आवेश होगा, बाहरी सतह का, ये पृथ्वी में चला जाएगा। तब वायु में प्लेटों के बीच, आप ये लिखेंगे, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तथा इस परावैद्युत पट्टी में, तथा परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो वायु में तीव्रता इतनी, पट्टी में तीव्रता इतनी। अब यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तो आपको मालूम है कि V बराबर होता है E इंटू डी, लेकिन यहां पर प्लेटों के बीच वायु में जो दूरी है वो तो d माइनस टी है और परावैद्युत पट्टी में जो दूरी है वो t है। तो यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर E नॉट वायु में, और वायु में दूरी कितनी है, d माइनस टी, प्लस परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और परावैद्युत पट्टी की मोटाई है T। तो वैल्यू लगा दें तो V बराबर E नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, प्लस E की वैल्यू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। इन दोनों में देखें आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सिग्मा की वैल्यू आपको मालूम है, सिग्मा होता है आवेश का प्रश्न होना, तो सिग्मा बराबर q अपॉन ए, तो v बराबर हो गया q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अतः इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता Q अपॉन V, और Q में इस Q में जब हम V से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो धारिता हो जाएगी, धारिता हो गई A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है जबकि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पट्टी रखी हो। पूरे में जब ये परावैद्युत पदार्थ था तो फॉर्मूला था A एप्सिलॉन नॉट, के तो ऊपर था A एप्सिलॉन अपॉन डी। यहां पर केवल क्या किया है, उस D में से इसको घटाया है d माइनस टी और प्लस इस पट्टी में उसके परावर्तन से डिवाइड किया है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा हो। अब इसमें कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि यदि पूरे दोनों पट्टियों के बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, या फिर बिल्कुल भी ना रखा हो परावैद्युत पदार्थ, या फिर अलग अलग परावैद्युत पदार्थ की कई पट्टियां रखी हों, यह भी संभव है। या यह हो सकता है कि प्लेटों के बीच में धातु की पट्टी रखी हो। तो ये चार कंडीशन है। तो इसको देखते हैं। तो अब देखिए, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आया जबकि प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो फॉर्मूला है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये फॉर्मूला आया। अब कंडीशन क्या है देखिएगा। कंडीशन पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि यदि
प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, पूर्ण रूप से भरा हो। तो यदि परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा है तो इस परावैद्युत पदार्थ की पट्टी की जो मोटाई होगी वो प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर होगी। तब T बराबर क्या होगा, D। तो यहाँ पर T बराबर D रख दें, और यदि हम T की वैल्यू जब D रखेंगे तो D ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस D अपॉन K। D से D कैंसिल हो गया, क्या आ गया, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जो पीछे किया था। दूसरा, यदि प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से वायु हो, प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से वायु है। यदि प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से वायु है, इसका अर्थ क्या है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी नहीं है। यदि परावैद्युत पदार्थ की पट्टी नहीं है तो T बराबर 0 रखेंगे हम, पट्टी की मोटाई 0। और जब पट्टी की वैल्यू 0 कर देंगे तो देखिए C बराबर D माइनस T, ये भी 0, T ये भी 0, तो ये भी हट गया, ये वाला टर्म भी हट जाएगा। तो C बराबर क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। वैसे ही आपको मालूम है कि यदि प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से वायु हो तो हम K की वैल्यू 1 लगा लेते हैं, तो आंसर आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तीसरा, यदि प्लेटों के बीच T1 T2 T3 डॉट 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 Tn मोटाई की, अलग अलग मोटाई की परावैद्युत पट्टियां रखी हों, परावैद्युत पट्टियां रखी हों, जिनके परावैद्युतांक K1 K2 K3 डॉट 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 Kn है, तब संधारित्र की धारिता, तब C बराबर, जैसे यहाँ पर हम पट्टी की मोटाई T होती थी, T को माइनस करते थे, यहाँ भी हम A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D में से जो पट्टियों की मोटाई है उन सबकी पट्टियों की मोटाई को माइनस करेंगे, तो D माइनस T1 T2 प्लस डॉट डॉट कर लेते हैं Tn तक, सारी पट्टियों की मोटाई को घटा दिया। फिर T अपॉन K, तो पहले पट्टी की मोटाई T1 बटे K1, तो प्लस T1 बटे K1 T2 बटे K2 और डॉट डॉट कर लेंगे Tn बटे Kn। ये तीसरी कंडीशन। फोर्थ कंडीशन यही लिख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन देखिए, यदि प्लेटों के बीच धातु की पट्टी रखी हो, धातु की पट्टी, यदि धातु की पट्टी रखी है तो धातु की पट्टी के लिए परावैद्युतांक का मान इन्फिनिटी होता है, K का मान अनंत। और जब किसी में हम अनंत का भाग करेंगे, इन्फिनिटी का भाग करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T, ये होगा। तो ये 4 कंडीशन है इसमें। तो आगे अब हम देखते हैं गोलीय संधारित्र। नेक्स्ट देखिए, अब गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर। चूंकि पिछला जो संधारित्र उसमें समांतर प्लेट संधारित्र, उसे कहते हैं पैरेलल कैपेसिटर, यानी इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर होती हैं। यहाँ पर गोलीय संधारित्र नाम है क्योंकि इसमें 2 गोले होते हैं जिनके केंद्र समान होंगे, यानी कि गोलीय संधारित्र धातु के 2 संकेंद्रीय गोलों का बना होता है। 2 संकेंद्रीय अर्थात जिनके केंद्र समान हैं, आप कह सकते हैं गोले के अंदर गोला। तो धातु के 2 संकेंद्रीय गोलों का बना होता है जो एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो यदि इनके बीच में मान लीजिए कोई माध्यम है, अब ऐसा अलग कर रखने के लिए सिस्टम क्या हुआ कि इसके बीच में कोई हमने माध्यम रख दिया जिसका परावैद्युतांक K है, और अंदर वाले की त्रिज्या A और बाहर वाले गोले की त्रिज्या B मान लें। यहाँ पर एक तार यहाँ से इसमें आ रहा है जिससे कि तार इस वाले गोले को स्पर्श ना करे।
और बाहर बड़े वाले गोले की जो बाहरी सतह है इसको पृथ्वी से जोड़ दिया। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे गोलीय संधारित्र। अब जब गोले ए को, ये गोला ए और ये गोला बी, जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा तो इसके तल पर समान रूप से वितरित हो जाएगा तथा बाहर वाले गोले बी की अंदर वाली सतह पर प्रेरण द्वारा माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा तथा बाहरी तल का प्लस क्यू आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाएगा। अब गोले ए का विभव कितना होगा? गोले ए का विभव वी ए बराबर 1/4πε0 के, जब इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो Q/A, ये आ गया गोले ए पर विभव। जो हमने भाषा बोली वो तो लिखनी है आपको, और लिखेंगे गोले ए पर विभव और किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर विभव, ए पर विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण गोले बी पर विभव VB। विभव चूंकि अदिश राशि है, अदिश राशि में जो आवेश है वो चिन्ह के साथ लिया जाएगा, तो इसलिए होगा 1/4πε0 के माइनस Q/V। अब चूंकि ये गोला ए इस गोले बी के अंदर है, अतः हम लिखेंगे कि चूंकि गोला ए गोले बी के अंदर है, इसीलिए गोले ए पर परिणामी विभव क्या होगा? V बराबर VA प्लस VB, क्योंकि आपको मालूम होगा केंद्र से लेकर और परिधि तक विभव एक समान रहता है। यदि मान लीजिए इसके विभव यहाँ पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण यदि यहाँ पर 20 वोल्ट है तो यहाँ भी 20 वोल्ट होगा, यहाँ भी 20 वोल्ट, यहाँ भी और केंद्र पर भी 20 वोल्ट। इसी प्रकार यदि इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर मान लीजिए माइनस का 50 वोल्ट या माइनस का 5 वोल्ट मान लें, तब यहाँ भी -5, यहाँ भी -5, यहाँ भी, यानी कि यहाँ से लेके और केंद्र तक -5 होगा। यदि इस वाले गोले का यहाँ पूछें विभव कितना होगा, तब कहेंगे -5, और इस गोले का अपने आवेश के कारण विभव कितना है 20, तो इस पर नेट विभव कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि केंद्र से लेके परिधि तक विभव एक समानता है। तो गोले ए पर परिणामी विभव कितना हो गया? गोले ए पर परिणामी विभव हमने दोनों विभव को जोड़ दिया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4πε0 के 1/4πε0 के Q, ये एलसीएम आ गया, सॉरी कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1/A माइनस 1/B, V इक्वल टू 1/4πε0 के Q, एलसीएम हो गया AB, B माइनस A। ये तो आया गोले ए पर परिणामी विभव। अतः इस गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। इस Q में हम V से डिवाइड करेंगे, देखिए Q/V की वैल्यू है 1/4πε0 के Q B माइनस A/AB। तो C बराबर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 4πε0 के और AB/B माइनस A। ये गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है।
अब ये दो प्रकार के संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र और गोले संधारित्र, इनकी संधारित्र की का फॉर्मूला क्या है वो आपको प्रूफ करके हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब हम प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध नहीं, संधारित्रों का संयोजन देखेंगे कि संधारित्रों को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, उनका परिणामी किस प्रकार निकालेंगे, इस श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तब देखिए, अब हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं। संधारित्रों का संयोजन, जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन, कि प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ हम संधारित्रों का संयोजन करेंगे श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो पहला हमारा श्रेणी क्रम में इन सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, जैसे आपको मालूम है सीरीज का एक के पीछे एक। इसी प्रकार यहाँ भी हम संधारित्रों को जोड़ते हैं कि भाई इसमें दो प्लेटें हैं, पहली और दूसरी। इस क्रम में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे प्लेट की दूसरी संधारित्र को तीसरे प्लेट की पहली प्लेट से, इस प्रकार सभी संधारित्रों को जोड़ते चले जाते हैं। ये हमारा श्रेणी क्रम हुआ। इसमें मान लिया 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। और अंतिम प्लेट को तो हम विद्युत स्रोत से और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जब हम इस प्लेट संधारित्र C1 को हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसकी दूसरी प्लेट की भीतर वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। इसकी जो बाहरी सतह का प्लस क्यू आवेश होगा वो दूसरी प्लेट पर जाएगा, ये दूसरी प्लेट पर उत्पन्न हो जाएगा। फिर दूसरी प्लेट की भीतर वाली सतह पर फिर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। इसका प्लस क्यू आवेश फिर तीसरी प्लेट की पहली प्लेट पर गया और फिर इसकी भीतरी सतह पर फिर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया। और बाहरी सतह का जो अंतिम संधारित्र की जो बाहरी दूसरी प्लेट होगी उसकी बाहरी सतह का धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से उदासीन या निरावेशित हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होता है। अर्थात श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है। अब इस संधारित्र की धारिता C1, मान लिया इनके बीच में विभवांतर है V1, इसके प्लेटों के बीच में विभवांतर V2 और ये विभवांतर है V3। तब V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2 और तीसरी प्लेट की संधारित्र की प्लेटों के बीच में अंतर V3 बराबर Q/C3। अब टोटल विभवांतर कितना हो गया, टोटल कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 की इन सब में यदि हम देखें तो Q कॉमन है 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। अब यदि हम ये इन तीनों प्लेटों का मिलाकर कुल विभवांतर है, अर्थात कहना यह है कि यहां से जब हमने क्यू आवेश दिया तब ये 3 संधारित्र मिलकर V विभवांतर उत्पन्न करते हैं। अब इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम केवल अकेला एक संधारित्र लें, केवल एक, और ऐसा संधारित्र लें कि उसे क्यू आवेश देने पर वो अकेला ही V विभवांतर उत्पन्न कर दे। तब यदि उस संधारित्र की धारिता C हो उस अकेले की, तब V बराबर कुल विभवांतर V बराबर कुल विभवांतर बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता C, तब V बराबर Q/C। ये समीकरण 1 मान लें, ये समीकरण 2 मान लें। इन समीकरण 1 और 2 से ये दोनों विभवांतर बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो Q/C बराबर
Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो गया, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। पहले हम 1/C यानी कि C क्या है, इस पूरे का कुल विभवांतर। C1 पहले संधारित्र दिया था, दूसरे संधारित्र दिया था, तीसरे संधारित्र दिया था, तो 1/ करके हम इनका परिणामी निकाल लेते हैं। देखिए सेकंड है हमारा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इस क्रम में क्या होता है, जैसे प्रतिरोधों में आपने देखा होगा कि प्रतिरोधों में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर। इसी प्रकार हम संधारित्र में करते हैं। सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को हम, जितने भी संधारित्र होंगे उन सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु पर जोड़ देंगे और सभी की दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे, ये ए और ये बी। तो इस क्रम में, समांतर क्रम में क्या करते हैं, इस क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु पर और दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु पर जुड़ी होती हैं। अब हम कहेंगे कि माना 3 संधारित्र C1, C2 और C3 बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब हम यहां से Q आवेश दिया, मान लीजिए आपने, जब Q आवेश देंगे तो चूंकि 3 रास्ते हैं तो ये आवेश अलग ले जाएगा, इस पर कुछ गया Q1, Q2, Q3। Q आवेश इन 3 भागों में बट गया यहाँ पर, और फिर ये B सिरा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस पर धायता है C1, आवेश या Q1, धायता है C2, आवेश आया Q2, आवेश है धायता है C3, आवेश आया Q3। और वैसे भी मालूम हो आपको कि जब हम 2 या 2 से अधिक चालकों को जोड़ते हैं तो आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अब चूंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं और आपको मालूम है समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है, तो यहाँ पर इन तीनों ही संधारित्रों का विभवांतर समान होगा। तो माना A और B के बीच विभवांतर कितना है, V। तब पहले संधारित्र पर आवेश Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V। तीनों संधारित्रों पर आवेश आ गया अलग अलग। और कुल आवेश Q बराबर, इन तीनों को ऐड कर दें, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तब Q बराबर, जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो V आ जाएगा कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम इन 3 संधारित्रों को प्रयोग कर रहे हैं, ये तीनों संधारित्र मिलकर Q आवेश ले रहे हैं, तब जाकर V विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। यदि हम तीनों इन संधारित्रों के स्थान पर अकेला एक संधारित्र लें, जिसे अकेले को Q आवेश दें और V विभवांतर उत्पन्न हो जाए, तब उस अकेले संधारित्र की धारिता C के लिए कुल आवेश Q बराबर CV, ये कुल आवेश है Q, कुल धारिता कुल विभवांतर, समीकरण 2। इन दोनों को आप बराबर कर दें तो बराबर करेंगे तो यह आ जाएगा CV बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। V से V कट गया, C1 अर्थात समांतर क्रम में कुल धारिता निकालने के लिए सभी संधारित्रों की धारिताओं को डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, देखिए जब हम किसी संधारित्र को आवेश देंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य अर्थात, क्योंकि जब किसी संधारित्र पर आवेश दिया आपने तो उस संधारित्र पर जो आवेश संचित हो गया है वह आवेश और आने वाले आवेश को प्रतिकर्षित करता है और हमें उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध उस आवेश को प्लेट पर भेजने में कुछ अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य ही
संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम कहेंगे कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी संधारित्र की धारिता कितनी है, C, धारिता तो निश्चित है, माना किसी संधारित्र की धारिता है C और किसी क्षण संधारित्र पर आवेश है Q डैश और उस क्षण उस संधारित्र का विभव है V डैश, तब V डैश बराबर Q डैश अपॉन C। अब रहेंगे कि माना किसी संधारित्र की धारिता C है तथा किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q डैश तथा विभव V डैश है, तब V डैश बराबर Q डैश होते C। अब यदि संधारित्र को सूक्ष्म आवेश dq दिया जाए तब किया गया कार्य dw आवेश सूक्ष्म आवेश दिया है तो कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश dw बराबर v डैश इंटू dq। dw और v डैश की वैल्यू, क्योंकि कार्य बराबर विभव गुणा आवेश q डैश बटे c इंटू dq। ये तो सूक्ष्म आवेश भेजने में किया गया कार्य इतना होगा। अब यदि इस संधारित्र पर हम शून्य से लेकर q आवेश भेजें, तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे। तो अब मालूम है सूक्ष्म कार्य मालूम है, तो संपूर्ण कार्य निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो w कुल कार्य होगा w, क्योंकि dw का इंटीग्रेशन w और इंटीग्रेशन q डैश बटे c dq और कहाँ से आता है 0 से लेकर q तक। अब w बराबर c तो बाहर 1/c और q डैश का इंटीग्रेशन q डैश स्क्वायर बटे 2 0 से लेके q, तो w बराबर हाफ, एक बार अपर लिमिट लगा देंगे q स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 किया जाएगा, w बराबर हाफ q स्क्वायर बटे यहाँ पर आएगा c, ठीक है। अब चूंकि q बराबर cv और ये जो कार्य है, पहले तो इतना कार्य किया हमने संधारित्र को आवेशित करने में, यह कार्य ही उस संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा u के बराबर होगा। तो u बराबर हाफ q स्क्वायर बटे c, ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब आपको मालूम है कि q बराबर क्या होता है cv, q की वैल्यू यदि cv लगा c स्क्वायर v स्क्वायर, c से c कैंसिल हो गया, तो u बराबर हाफ cv स्क्वायर, या ये लगा लें आप, क्योंकि c बराबर q अपॉन v, तो c की वैल्यू q अपॉन v लाएंगे, q से q कट जाएगा, क्या जाएगा u बराबर हाफ qv। तो इस प्रकार से ये आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु क्षेत्र में, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। देखिए जैसे आपको मालूम है घनत्व होता है, यदि हम द्रव्यमान घनत्व की बात करें, द्रव्यमान घनत्व तो उसका अर्थ होता है एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व। ऊर्जा घनत्व एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व, अर्थात पहले हम निकालेंगे इस समांतर प्लेट संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा, और उस कुल ऊर्जा में यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र की बीच का आयतन का से डिवाइड कर दें, सही है, तो आ जाएगा ऊर्जा घनत्व। सही है, जैसे आपने पढ़ा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, आपने पढ़ा है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और हमें चाहिए ऊर्जा घनत्व, तो हम कहेंगे ऊर्जा बटे आयतन। सही है,
जब आप द्रव्यमान घनत्व निकालते हैं तो द्रव्यमान बटे आयतन, ऊर्जा घनत्व निकाल रहे हैं तो ऊर्जा बटे आयतन। तो ऊर्जा बटे आयतन आपको तो आयतन तो मालूम है कि यदि समांतर प्लेट हो, इसकी प्लेटों का एरिया हो a और बीच की दूरी हो d, तो प्लेटों के बीच का जो आयतन होगा वो तो a इंटू डी, तो a इंटू डी वो तो हम लगा लेंगे आयतन, बस ऊर्जा निकाल लें, ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का एरिया a और इनके बीच की दूरी d हो, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ए एरिया d बीच की दूरी और एप्सिलॉन नॉट विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता और K परावर्तनांक है। अब इनके बीच यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v हो, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है v, तब इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता U बराबर हाफ CV², हाफ CV², C की वैल्यू यहां से लगाते हैं तो U बराबर हाफ K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V²। अब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V अपॉन D, तो V बराबर ED, V का मान यहाँ लगा दें। जब हम V का मान यहाँ लगा देंगे तो यह आ जाएगा U बराबर हाफ K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और E² D²। जब E² D² करेंगे, चलिए कर देते हैं, E² और D², तो एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा, U बराबर हाफ K A एप्सिलॉन नॉट E² इंटू D। अब हमें चाहिए ऊर्जा घनत्व, अतः प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व स्मॉल u कर लेते हैं और ऊर्जा घनत्व निकाले। अभी हमने कहा था जो टोटल ऊर्जा होगी उसमें आयतन से भाग कर देंगे, तो a इंटू डी का भाग कर दिया हमने, और जब इसमें कुल ऊर्जा में हम a d का भाग करेंगे, जब इसमें a d का भाग करेंगे a और d कट जाएगा, क्या जाएगा हाफ k एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, तो यह आ गया ऊर्जा घनत्व। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट E²। तो इस प्रकार से ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन था। आप इस वाले को, इस पूरे वीडियो को और इससे पहले वाला जो संधारित्र और परावर्तित में पार्ट 1 था, उन दोनों को, और साथ में इस चैप्टर में मैंने पहले भी कहा था कि स्थिर विद्युत विभव वाला जो उसमें पहले ही हमने YouTube पर 2 वीडियो डाली हैं, तो ये 4 पार्ट हुए आपके टोटल इस चैप्टर के। तो इन 4 पार्टों को आप बहुत अच्छी तरह से पहले पढ़ लें और इनके फॉर्मूले बिल्कुल अच्छी तरह याद करें। इसके बाद अगले जो पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में डालेंगे, तो इसको यहाँ तक आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें।